स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर में। आज ये मेरा चैनल का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है, जिस अध्याय का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स के बारे में हम सब पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में हमें कुछ और जानकारी लेने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग पहले ये पढ़े हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। HCF को फाइंड करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हम लेमा, एल्गोरिथम और कुछ और प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स को आज हम अध्ययन करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे रियल नंबर्स। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वो संख्या जो वास्तव में है। यानी कहीं ना कहीं वास्तव लिखने का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं हमारे इस यूनिवर्स में जो कि वास्तविक न हो, यानी तभी इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक के अलावा काल्पनिक संख्याएं टाइप के भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी जिसे इमेजिनरी नंबर्स कहा जा सकता है। यानी कि क्लास 10 के लेवल तक हमें किसी तरह काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन नहीं करना है। द नंबर्स आर रियल नंबर, यानी कि सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। बट इट इज नॉट करेक्ट, लेकिन यह सही नहीं है। यानी कि रियल नंबर्स से भी ऊपर कुछ होता है और वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हम शाब्दिक अर्थ में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। लेकिन इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस टाइप के नंबर्स के बारे में हमें यहाँ 10th के लेवल तक नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हमें क्लास 11th में पढ़ना है और इसका एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा न जानते हुए उसके बारे में कुछ हम समझेंगे बीच में, लेकिन अभी हम अपना शुरुआत रियल नंबर्स से करते हैं। तो पहला डेफिनेशन हमें पूछा जाएगा, हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। एंड वी कैन डिफाइन रियल नंबर्स एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन, संग्रह ही जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी कि अगर कोई भी नंबर आप बोल रहे हैं जो कि रियल नंबर है, तो वो नंबर या तो परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, या वो संख्या इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि सभी रेशनल नंबर्स का और सभी इरेशनल नंबर्स का अगर हम कलेक्शन कर देंगे, संग्रह कर देंगे, तो वही जो नंबर बनता है, नंबर सिस्टम में जो नंबर्स मिलते हैं हमें, वही रियल नंबर्स कहलाते हैं। के रूप में द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए आप अभी तक जो भी नंबर्स के बारे में पढ़े हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे √2 हो गया, √2 इज एन इरेशनल नंबर, आप सभी लोग क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं। इसका हम प्रूफ यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हमें अधिक जानना है इसमें कि √2 इज एन इरेशनल नंबर ऐसा क्यों कहा जाता है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, 1.0100100001, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, इरेशनल नंबर। ऐसे ही 2 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, 1.3 हो गया, ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, रेशनल नंबर के। और ऐसे सभी इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन और ऐसे सभी रेशनल नंबर्स का कलेक्शन ही हमें क्या देता है, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर जो है ये कलेक्शन है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अब एक बात आती है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। लेकिन एक बार फिर दोबारा एक रिवाइज के रूप में, व्हाट इज रेशनल नंबर्स एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स वो सभी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं
जिस संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जहां पर p और q कोई इंटीजर होता है, यानी कि रेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच इज expressed in the form of p/q and p and q are integers but q is not equal to 0, then all such type of numbers are known as rational numbers। यानी कि परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम p बटा में q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q जहां पर पूर्णांक होते हैं लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। It means that rational numbers are all those numbers which can be written in the form of p/q where p and q are integers but q never equal to 0। एग्जाम्पल के रूप में देना चाहें तो 22/7, 3.1, 1.9, -2.7, 0 एक्सेट्रा। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? तो इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि अ लगाने का मतलब कि उसका सीधा उल्टा, यानी कि इरेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q never equal to 0। या सिंपली ये कहें कि irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p/q। It means that all those numbers in the real numbers which is not the rational numbers are known as irrational numbers। यानी कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में सभी संख्याओं में से वो सभी संख्याएं जो कि परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, रेशनल नंबर्स नहीं होती हैं, उन्हीं सभी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम देना चाहें तो पाई हो गया 1.01001 डॉट 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 कर दीजिए, √2 कर दीजिए, एक्सेट्रा। तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जांपल्स मैंने बताया जो क्या होते हैं उसके बारे में मैंने देख लिया इस चीज को, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। लेकिन इतनी बातों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रेशनल नंबर्स को सिर्फ इस डेफिनेशन से नहीं, हमें कुछ और डेफिनेशन के बारे में जानना है जो हम आगे के टॉपिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि इरेशनल नंबर्स √2 होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग। और इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि हमें प्रूफ करना है टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होता है, एंड इट्स प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका प्रूफ जो है बहुत ही रुचिकर है। क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ एक ऐसे मेथड से किया जाता है जिस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि हम इसे प्रूफ करते हैं एक मेथड से जिसका नाम होता है कंट्राडिक्शन मेथड, यानी कि बाय कंट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड का मतलब होता है विरोधाभास का तरीका, यानी कि विरोध करना। ऐसा क्यों नाम दिया गया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बताने से आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसका, आइए हम देखते हैं, आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये मेथड बतलाता क्या है। देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें किसी भी स्टेटमेंट का प्रूफ करना है इस कंट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास के तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस स्टेटमेंट को जो दिया है उसे हम गलत मान लेंगे, जो भी दिया, जैसे यहां दिया √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम मान लेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम पहले यही मान लेंगे कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर, यानी कि सीधा उल्टा हमने मान लिया, यानी कि वी हैव assumed that √2 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन आप जानते हैं कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, फिर भी मैंने इसको उल्टा माना। यही विरोध करने का तरीका है कि हमने इसको उल्टा मान लिया। अब आगे हम क्या करते हैं कि हमने उल्टा मानते हुए, यानी कि उसका अपोजिट, कन्वर्स, रिवर्स, यानी पूरा उल्टा मान लिया हम उस चीज को,
उल्टा मानने के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इरेशनल जब हमने माना है, रेशनल नंबर मैंने जब माना है, तो हम आगे चल के रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हमने √2 को रेशनल माना है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और भी जो प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, और वही पॉइंट पर जहां वो सेटिस्फाइड नहीं करता है हम वहां ये कहते हैं कि आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज आवर सपोजिशन, आवर कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू, इज रॉन्ग, यानी कि हमारा जो मानना है वही गलत है। एंड सो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। यानी इस मेथड में जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसका हम उल्टा मान लेते हैं, उल्टा मानने के साथ साथ हम वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और उसे किसी एक ऐसे पॉइंट पर लाते हैं जहां वो उस प्रॉपर्टी को, उसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और हम ये कह देते हैं यानी कि हमारा मानना ही गलत है और वास्तव में जो शुरू में क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है वही हमारा सही है। जैसे कि हम इसको लाइफ के साथ रिलेट करना चाहे इस मेथड को, तो इसका कैसे हम समझेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 बच्चे हैं, कहीं आपके साथ में 2 बच्चे खड़े हैं। अगर दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को पेड़ पे चढ़ना आता है और पेड़ पे चढ़ना एक को नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता है उसको आप मान लेंगे कि पेड़ पे चढ़ना आता है, यानी कि आपको चेक करना है कि इस दोनों में से किसको पेड़ पे चढ़ना आता है, जबकि आपको मालूम है कि जिसको आता है उसको आप नहीं मानेंगे और जिसको नहीं आता है आप उसको मानेंगे कि उसको पेड़ पे चढ़ने आता है। यानी कि दोनों बच्चों में से आप उस बच्चे को मानेंगे कि पेड़ पे चढ़ने आता है जिसको वास्तव में नहीं आता है। अब उसको नहीं आता है और आप उसको चढ़ाएंगे पेड़ पर। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे उसको वहां की टेक्निक ही नहीं मालूम है कि हम यहाँ इसके ऊपर कैसे चढ़ें, और वहां नहीं चढ़ने की वजह से वो पेड़ से नीचे गिर जाएगा और आप वहां पे ये विरोध कर देंगे, इसका कंट्राडिक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसको वास्तव में पेड़ पे चढ़ने नहीं आता है, और तब जाके जो दूसरा बच्चा वहां पे खड़ा है आप ये कह देंगे कि इसका मतलब ये है कि इसी बच्चे को पेड़ पे चढ़ने आता है। दिस इज अबाउट द कंट्राडिक्शन मेथड। यानी कंट्राडिक्शन मेथड का पूरा मतलब ये है कि जिस चीज को हमें प्रूव करना है उसका हम कंट्राडिक्ट, विरोध करते हैं शुरू में, और आगे जाते जाते हमें ये मालूम होता है कि हम गलत चीजों को मान लिए हैं, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, और वास्तव में जो हम नहीं माने थे वही हमारा सही आंसर। ये हुआ कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये इस पूरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आप लोग उन सभी एग्जामिनेशन में, परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इन सभी को आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बस आपको एक पॉइंट चेंज करते चलना है, 2 की जगह 3 लेना है, 2 की जगह 5 लेना है, 2 की जगह 7 लेना है, ऐसे आपको चेंज कर देना है, यानी कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आइए इधर हम न जाते हुए, तो सिर्फ एक ओवरव्यू की तरह हम देखे थे, इसके बारे में चर्चा की है। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। यानी यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं का एक डिवीजन का लेमा है, यानी कि विभाजन के लिए एक लेमा है, ठीक है, प्रमेयिका दी गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड का डिवीजन लेमा हमें पढ़ना है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हमें पढ़ना है। अब हम इस दोनों पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां तक ये मैथमेटिशियन का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन का मतलब विभाजन होता है दोनों के लिए, लेकिन ये दोनों में चेंजिंग है कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि व्हाट इज लेमा एंड व्हाट इज एल्गोरिथम। लेमा जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट प्रूव्ड होता है, यानी पहले से ही वो प्रूव किया गया है, और आप इस स्टेटमेंट की मदद से किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। यानी कि लेमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड
टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट। यानी कि लेमा एक प्रमेयिका जो है पहले से ही एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, कथन है, पहले से सिद्ध कथन है, और उसी सिद्ध कथन का यूज करके हम किसी दूसरे कथन को, किसी दूसरे आइडेंटिटी फार्मूलाज को प्रूव करते हैं। यानी कि लेमा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट। समझ में आया? तो इसी पर एक आइक्लिड का डिवीजन लेमा दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक सीरीज होता है। एल्गोरिथम एक सीरीज होता है, ठीक है। सीरीज किसका होता है? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, और ये सभी स्टेप वेल डिफाइंड होते हैं, पूरी तरीके से परिभाषित होते हैं। यानी कि एल्गोरिथम एक सीरीज है, और ये सीरीज में कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, जिसकी मदद से, जिसका यूज करके, ये एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसकी मदद से हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस केस में हम HCF को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये HCF को फाइंड करने के लिए दिया गया है। यानी कि टू फाइंड लिख सकते हैं, टू फाइंड HCF। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यूज किया जाता है। और भी इसका यूज है, लेकिन अभी इस एल्गोरिथम का मतलब हम समझेंगे कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू प्रूव ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी कि एल्गोरिथम जो है ये एक सीरीज है, जिस सीरीज में पूरी तरीके से परिभाषित स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप्स मींस स्टेटमेंट है स्टेप्स का, यानी कि स्टेप्स है स्टेटमेंट का, कथन का स्टेटमेंट है, कथन का स्टेप है। यानी कि एल्गोरिथम जो होता है ये एक सीरीज होता है, और इस सीरीज में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि वेल डिफाइंड है, यानी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि वेल डिफाइंड है, और इस स्टेप्स का यूज करके ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर HCF को पता करना, यानी एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स व्हिच इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स एंड इट इज यूज्ड एज ए प्रोसीजर to find a particular type of problem such as to find the HCF in the case of Euclid's division algorithm। यानी कि आइक्लिड का डिवीजन लेमा और आइक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। आइक्लिड का डिवीजन लेमा एक भाग की विधि है, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। आइक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम ये एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। उस स्टेप्स की मदद से, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए हम लोग HCF को फाइंड करते हैं नंबर्स का। ठीक है, इसमें ही बताया गया है कि हम दो नंबर्स के बीच का HCF निकालते हैं, जो हम पहले से निकालना जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन यहाँ कुछ दूसरे तरीके से, और इस तरीके में आइक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होता है। यानी कि आइक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसमें आइक्लिड के डिवीजन लेमा का यूज करके ही दो नंबर्स के HCF को फाइंड किया जाता है। यहाँ तक हमने ये बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आइक्लिड का डिवीजन लेमा के बारे में कैसे क्या होता है हमें जानना है। इसके बारे में आइक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा, स्टेप के बारे में कुछ समझे हैं, इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज लेना है। और हम ये पढ़ेंगे आगे चल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि √2 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों, जिसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं, और इस मेथड के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए। अब नेक्स्ट हमें जानना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं, हम अभी तक जानते हैं कि रेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फॉर एग्जांपल 22/7, 3.1 एंड सम मोर अदर एग्जांपल्स। लेकिन इस एक स्टेटमेंट का बोलने से हम सभी को ऐसा फील होता है कि हम किसी रटी रटाई विद्या को बोल रहे हैं। इसके अलावा हमें डेसिमल के टर्म्स में भी हमें
रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि डेसिमल का फॉर्म अगर है, ये जो एग्जांपल मैं डेफिनेशन बोला हूं ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो ही ना, जैसे 3.1 1.9 -2.7, तो कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर मिल जाए जैसे 1.01010101 ऐसे चलता है, तो ये भी तो एक नंबर है। अभी बताइए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप में भी कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं तो इरेशनल होगा, लेकिन नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में सिर्फ होना ही कंडीशन को नहीं बतलाता है, यानी कि कुछ हमें और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना होगा जो रेशनल नंबर की पूरी प्रॉपर्टी को बतलाता है। ठीक है, तो आइए मैं उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बतला रहा हूं जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहां पे देखिए, ये मैं लिखा हूं 22/7 और ये मैं लिखा हूं पाई, ये मैं लिखा हूं 22/7 और ये मैं लिखा हूं पाई। इस 22/7 को मैं रेशनल नंबर में लिखा हूं, इस 22/7 को मैं रेशनल नंबर में लिखा हूं, और इस पाई को मैं इरेशनल नंबर में लिखा हूं। ऐसा क्यों? जबकि आप ये भी पढ़ चुके हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 322/7 के बराबर होती है, यानी कि हम बहुत जगह पर पाई की वैल्यू को 22/7 के द्वारा यूज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर ये दोनों का एग्जांपल अलग अलग कैसे हुआ? यानी कि हमें यहां पे जानना है कि पाई जब इरेशनल नंबर है तो इसको मैं 22/7 को जो इसकी वैल्यू के बराबर है लगभग, उसको रेशनल नंबर में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस वर्ड को बोलते समय लगभग का यूज कर रहा हूं, यानी कि आप एक की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 से। क्यों? क्योंकि देखिए पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 3.1415 डॉट 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 ऐसे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से डिफरेंस को बतलाने के लिए दोनों के बीच में हमने इस पॉइंट को लिया है। अब आप 22/7 को लेते हैं ध्यान में, तो 22/7 में आपको दिख रहा है 22 भी एक इंटीजर है पूर्णांक है, और 7 भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, और दो इंटीजर का फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होता है। तब फिर हम अब इसको बराबर कैसे ले सकते हैं? इसीलिए पाई की वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होती है, ये पाई की वैल्यू लगभग इसके बराबर होती है। दिस इज फॉर द अप्रोक्सीमेशन, एंड अप्रोक्सीमेशन इज आल्सो टू टाइप्स। अप्रोक्सीमेशन भी दो तरह का होता है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन भी दो तरह का होता है, एक वीक अप्रोक्सीमेशन और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन। 22/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142,857, और यही रिपीट करते हैं, यानी कि बार बार यही नंबर आता है। और हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वो या तो टर्मिनेट हो जाए तब भी कहलाएगा नंबर रेशनल नंबर, खत्म हो जाए, या बार बार वही अंक रिपीट करने लगे तब भी वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर होती है और अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। फिर भी बहुत ही माइनर डिफरेंस, इसके थर्ड प्लेस पे जाके इसका डिफरेंस दोनों का होता है, यानी कि यहाँ 1/4 के बाद 1 आ जाता है और यहाँ 1/4 के बाद 2 आ जाता है, यहां से इसका डिफरेंस स्टार्ट होता है। डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस से इस दोनों के बीच का अंतर चालू हो जाता है। इस वाले केस में 1 है और इस वाले केस में 2 है। तो आप पाई के बारे में कुछ जानकारी रखिए, और जो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अबाउट पाई, आप पहला पॉइंट नोट करिए कि इट इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 3.1415 डॉट 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 ऐसे चलते जाते हैं, ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है। इसके बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो फ्रैक्शन में है,
इन फ्रैक्शन कैसे दिया जाता है? ट्वेंटी टू बाई सेवन के 3.142857 और ये रिपीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कि पाई के बारे में हम जाने कैसे, पाई के यानी पाई का डेफिनेशन क्या होता है। तो पाई को डिफाइन करना चाहें तो पाई एक ऐसा नंबर है जो हमें प्राप्त होता है अगर कभी भी हम किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वही नंबर पाई कहलाता है। यानी पाई इज ए नंबर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर। अब आप सोचेंगे कैसे फाइंड होता है? तो अगर कोई भी आपको सर्कल दिया हो, या तो वो सर्कल छोटा हो या वो सर्कल बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस सर्कल के आप सरकमफेरेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आपको मिलता है वही नंबर पाई की वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि पाई जो होता है ये हमें ऑब्टेन्ड होता है जब हम किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर। ठीक है, ये पाई का डेफिनेशन होता है। तो ये 4 पॉइंट हमें मिल गया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के रूप में हम यहाँ नोट कर सकते हैं और वो हमारा 5वां पॉइंट होगा। देखिए क्या है ये पॉइंट जो है, ये सिलेबस इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जानकारी होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि तभी हमें जाकर ज्यादातर उस टॉपिक से लगाव रहता है, जुड़ा होता है। वो क्या है कि जैसे पाई का वास्तव में हम इसको लिखें तो पी आई होता है। अगर हम इस पाई को पी आई और ई लिख दें, पी आई और ई पाई के लिए, तो पाई को जो हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, और अगर इस नंबर को हम उल्टा कर देते हैं, अगर इस नंबर को हम उल्टा कर देते हैं, पाई के नंबर को अगर हम उल्टा कर देंगे तो पाई के नंबर को अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस ई को उल्टा करिए तो आप इस ई को उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको उल्टा करिए आई को, तो आई आई ही रहेगा उल्टा होने के बाद। इस पी को उल्टा, जैसे पी ऐसे लिखा है तो इसको उल्टा उल्टा कर दीजिए, उधर कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा। और आपको कुछ दिख रहा है, अगर हम एक पॉइंट को यहां ला के लगा देते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट पॉइंट पर और राइट साइड से सेकंड पॉइंट पर ले जाके लगा देते हैं, तो हमें जो नंबर मिलता है यही पाई की लगभग वैल्यू होती है। यानी कि अगर पाई का जो वर्ड है, अगर उसकी स्पेलिंग को हम पी आई ई मानते हैं और अगर पी आई ई का मिरर इमेज ले लेते हैं, यानी कि लेटरली इन्वर्ट कर देते हैं। लेटरली इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमारा कान इधर है और अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमारा कान इधर दिखता है, तो ये लेटरली इन्वर्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लेटरली इन्वर्ट कर देते हैं तो ई का इधर होना, आई का इधर होना और पी का इधर होना, समझ में आ रहा है? लेकिन उल्टा होने के साथ साथ ये भी उल्टा होना चाहिए। लेटरली इन्वर्ट होने के साथ साथ ये ई भी ऐसे उल्टा हो जाना चाहिए, आई भी हो जाना चाहिए और पी भी ऐसे उल्टा हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो लेटरली इन्वर्ट के साथ ये भी उल्टा हो जा रहा है, तो 314 जैसा हमें कुछ दिखता है। अगर हम इस 3 के बाद पॉइंट लगा दें तो हमें यही जो नंबर है ये लगभग पाई की वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जिन बच्चों को पाई की वैल्यू को याद करने में दिक्कत समझ आ रही है तो वो इसके वर्ड के अल्फाबेट पी आई ई को याद रखेंगे और इसका अगर लेटरली इन्वर्ट करके इस ई आई पी को भी उल्टा कर देते हैं तो जो नंबर मिलता है वही लगभग वैल्यू के बराबर होता है। समझ में आया? तो ये होता है, यानी कि दिस इज समथिंग अबाउट द पाई। यह पाई के बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई। इन टॉपिक्स के अलावा एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी
अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत। दिस इज द चैप्टर ऑफ द अरिथमेटिक ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी अंकगणित का ही एक चैप्टर है, पार्ट है रियल नंबर। और इसी अंकगणित के हमें एक मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास इतने टॉपिक्स हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। √2, √3, √5, √7 इससे संबंधित और भी कुछ नॉलेज लेना है, प्रूफ के बारे में पढ़ना है। आइक्लिड का डिवीजन लेमा क्या होता है, आइक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत क्या है, क्या बताया गया है उसमें। एंड दिस इज अबाउट द पाई, यानी कि दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस चैप्टर। एंड आगे के क्लासेस में हम लोग आइक्लिड का डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे, आइक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे और रेशनल नंबर्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेंगे। एंड दीज ऑल आर द टॉपिक्स related to this chapter is real numbers, and we will discuss about these are one by one in our lectures. इतना ही, आप इन सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। एनसीईआरटी बुक या कोई अदर साइड बुक की मदद से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए और कभी अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन के समय में रोकिए मत। दिक्कत समझ में आ रहा हो तो आप मेरे इस YouTube के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर के कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपने क्वेरी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8787296987 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आखिरी में मैं बताना चाहूँ फिर से एक बार और कि जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोज को मेरे इस चैनल की मदद से पाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए वो मेरे इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।